नमस्कार, हमारे अतिथि कार्यक्रम में मैं नीलम मलकानी आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं देविका मलिक जी। आप दिव्यांग जनों के हितों के लिए विभिन्न मंचों पर सक्रिय रहती हैं और स्वयं भी नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हैं, पैरा एथलीट हैं आप। देविका जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। देविका जी, आपके परिचय में जो कुछ भी हमने कहा ये आपकी उपलब्धियों में गिना जाता है, लेकिन आपके संघर्ष की जो कहानी है वो भी हमें लगता है कि सभी तक पहुंचनी चाहिए। जन्म के साथ ही कुछ चुनौतियां आपके साथ जुड़ी हुई थी, वो क्या थी, कैसे उनसे आप उभरी, ये आप हमारे साथ शेयर कीजिए। जी, जैसा आपने कहा कि कुछ उपलब्धियाँ हैं, लेकिन जो भी मैं आज बन पाई हूँ वो उसी संघर्ष की वजह से बन पाई हूँ जो इन चुनौतियों की वजह से मेरे सामने आया। सेरेब्रल पॉल्सी, हेमीप्लीजिया, जिसमें कि ब्रेन के एक हिस्से पे कुछ चोट पहुँचने की वजह से या कुछ इन्फेक्शन की वजह से उसमें एक स्वेलिंग आ जाती है या पानी भर जाता है, आप कह सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मेरे दिमाग के राइट साइड पे, दाएं हिस्से पे प्रॉब्लम होने की वजह से जो मेरे शरीर का बायां हिस्सा है उसमें लकवा हो गया, और वो लकवा शुरू में तो एकदम कंप्लीट पैरालिसिस की तरीके से, आँखों में भी, मुंह पे भी, और हाथ पैर सब कुछ बिल्कुल चल नहीं पा रहे थे। और मेरी मम्मी का सबसे बड़ा हाथ रहा कि उन्होंने जिस तरीके से मेरा ट्रीटमेंट करवाया, मेरी ऑक्यूपेशनल थेरेपी करवाई, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक मुझे रिकवरी मिल पाई। लेकिन ये एक ऐसी दिव्यांगता है जो उम्र भर रहती है और परमानेंट डिसेबिलिटी जिसको हम कहते हैं। और इसीलिए ही आपने जैसा कहा कि मैं पैरा एथलीट हूँ, क्योंकि हमारे जो दिव्यांगजनों के लिए स्पोर्ट्स होते हैं उसमें डिसेबिलिटी के हिसाब से हमें क्लासिफाई किया जाता है। तो जब हम भागते हैं या कोई भी स्पोर्ट करते हैं तो जो हमारे साथ हमारे कंपेटिटर होते हैं वो भी सेम दिव्यांगता में होते हैं, ताकि एक तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड हमें मिलता है उससे। ये तो हुई जब आप खेलने लगी तब की बात, लेकिन जब पढ़ाई शुरू की तब किस तरह की परेशानियां सामने आती थीं और क्या क्या समाधान उनके मिलते चले गए? जब छोटेपन में आपको कोई डिसेबिलिटी होती है तो बचपन में अगर मैं 5 साल की उम्र में या 6 साल की उम्र में स्कूल जा रही हूँ और लड़खड़ा के चल रही हूँ, टेढ़ा चल रही हूँ, या बहुत ज़्यादा स्पीड से लिख नहीं पा रही हूँ, तो ये सब चीज़ें बच्चों को अटपटा लगता है। जो बाकी बच्चे होते हैं क्लास में तो वो हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, पर वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनके मन में कोई मेरे खिलाफ हीन भावना है। वो शायद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए भी नया है, उनके लिए भी अजीब है। लेकिन ये बात मैं अब समझ पाती हूँ बड़े होकर। जब मैं खुद 5 वर्ष की थी या 6 वर्ष की थी, तब जब बच्चे मजाक उड़ाते थे तो मुझे बहुत बुरा लगता था। और मेरे साथ अक्सर ऐसा इसलिए होता था क्योंकि मेरे पिताजी आर्मी में थे। हर 2 साल में नई जगह जाना, नए बच्चों के साथ दोस्ती करना, नए तरीके से उनको समझाना कि कुछ दिक्कत है, जो मेडिकल प्रॉब्लम है। तो एक बार मुझे याद है जब मैं 6 साल की थी, मैं बहुत ज़्यादा रोते रोते घर गई थी स्कूल से। मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे इस तरीके से बच्चे बोलते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो तब मेरे माता पिता ने मुझे समझाया कि हम कितनी बार आगे आके आपकी लड़ाई आपके लिए लड़ेंगे, आपको खुद के लिए खड़े होना सीखना पड़ेगा। ये बात बहुत छोटी उम्र में उन्होंने मुझे समझा दी थी। अब तो स्पेशल एजुकेटर्स वगैरह सब कंपलसरी हो गए हर स्कूल में, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। तो टीचर्स को भी थोड़ा समय लगता था समझने के लिए कि हाँ, अगर हम इसको लिखने के लिए 5 मिनट एक्स्ट्रा दें तो ऐसा नहीं है कि मंद बुद्धि है, बस थोड़ा टाइम लगता है। जो मुझे क्लास टीचर मिली उन्होंने ये बातें समझी और उन्होंने इस तरीके से थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के मुझे पढ़ाया। उस साल मैं क्लास में फर्स्ट आई और उससे जो मुझे कॉन्फिडेंस मिला, उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। कई बार मुझे एकेडमिक एक्सीलेंस के मेडल्स मिले। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत एनकरेज किया, आप डिबेट कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लीजिए, आप मॉर्निंग असेंबली में पोएम बोलिए, आप ड्रामा क्लब ज्वाइन करिए, ताकि हमेशा एक पब्लिक फेसिंग जो स्टेज फियर है वो ना आए। लोग जब आपको देखते हैं कि हाथ टेढ़ा है या पैर में कुछ प्रॉब्लम है तो आप उससे झिझके ना। इन सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की वजह से और बहुत जल्दी ये समझ लेने की वजह से कि आप अपने आप को जिस तरीके से देखेंगे उसी नज़रिए से लोग आपको देखेंगे। यानी छोटी उम्र में बहुत बड़े बड़े सबक आपको मिल गए। ऐसे में
खेलों से कब जुड़ाव हुआ फिर? खेलों से भी जुड़ाव मेरा मेरी मदर की वजह से ही हुआ, क्योंकि आप सब शायद जानते होंगे दीपा मलिक उनका नाम है, और इवेंचुअली पैरालंपिक में पहला महिला पदक लेने वाली महिला बनी वो इंडिया की। उनके साथ हमने उनके ट्रेनिंग ग्राउंड पे जाना शुरू किया। 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में हुए थे, तब मैं अपनी मदर के साथ पूरे टाइम वो कॉमनवेल्थ के कैंप में थी, और वहीं पे फिर मैंने देखा दूसरी देशों से भी लोग आए, अलग अलग डिसेबिलिटीज़ में, अलग अलग दिव्यांगता में, अलग अलग स्पोर्ट्स हमने देखे। तो जो मैं अपनी मदर के साथ बार बार ट्रैक पे गई, उनकी ट्रेनिंग ऑब्जर्व की, तब मुझे समझ आया कि ये तो शायद मैं भी कर सकती हूँ। तो 20 साल की उम्र से फिर मेरा नाता बना स्पोर्ट्स से। मैंने एथलेटिक्स को चुना, 100 एंड 200 मीटर्स जो स्प्रिंट्स के रेसेस होते हैं जी। 2010 से 2015 तक मैंने हर साल नेशनल में compete किया, इंटरनेशनल भी 3 मेडल मुझे मिले। 2023 में जो एशियन गेम्स आने वाले थे चाइना में, और 33 इयर्स की एज में जब मैं एशियन पैरा गेम्स में गई चाइना 2023 में, एक तो मैं ओल्डेस्ट कंपेटिटर थी, और दूसरा एशियन गेम्स में जो मेरी परफॉर्मेंस रही उससे मैंने 2 नेशनल रिकॉर्ड बनाए, 100 मीटर में भी और 200 में भी, जो दोनों अभी तक बरकरार हैं। जी, आपने जिक्र किया दीपा जी का, तो स्वयं एक जानी मानी शख्सियत वो हैं, उनके व्यक्तित्व का आप पर प्रभाव है, ये तो हम मान सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा होता है कि कई जगह आपकी उनसे तुलना होती है? तुलना ऑफ कोर्स, मुझे इसमें कोई झिझक नहीं है कि मैं उनकी बेटी हूँ। जो भी वो हैं और जिस तरीके का उनका व्यक्तित्व है, पर्सनल अचीवमेंट्स तो हैं ही, लेकिन जिस तरीके से अपने जैसे और लोगों के लिए वो इतने दरवाजे खोल पाई हैं, उनका मेरी तरफ जितना भी अपब्रिंगिंग रहा है या जितना भी उन्होंने मेरी तरफ ध्यान दिया है और समय दिया है, उसका कुछ % भी अगर मैं करूँ तो वो एक बहुत बड़ी बात होगी। और क्या कुछ लोगों की सोच आपको ऐसी लगी, वो ये मानते हैं कि आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली वो अपने माता पिता की वजह से मिली? कभी ऐसा कुछ फेस करना पड़ा आपको? जी बिल्कुल, जैसे हम अभी एशियन पैरा गेम्स की ही बात कर रहे थे जो 2023 में हुए थे, तो मैं लंबे ब्रेक के बाद स्पोर्ट्स में वापस आई थी, लेकिन 3 साल तक मैंने बहुत ही गंभीर तरीके से ट्रेनिंग की, और 1 साल तो मैं एकदम अलग कैंप में जाके रही जहाँ पे सिर्फ दिन में 3 बार ट्रेनिंग ही होती थी, और बाकी समय सोना पड़ता था क्योंकि उसके अलावा कुछ करने के लिए एनर्जी नहीं बचती थी। तो मुझे पता था कि मैं मेहनत कर रही हूँ, और मुझे ये भी पता था कि मैंने कहीं ना कहीं जानबूझकर ऐसा एक स्पोर्ट चुना है जिसमें जैसे ही आपकी रेस ख़त्म होगी, टाइमिंग जो है वो एक बड़े से स्क्रीन पे आ जाएगा, तो कोई गुंजाइश नहीं रहती ये बोलने की कि किसी के फेवरेटिज्म की वजह से या किसी के आपकी तरफ होने की वजह से आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, जब मैं अपना टाइमिंग से प्रूव कर सकती हूँ तो मुझे और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली जैसे एशियन गेम्स में मार्च के महीने में हमारा नेशनल हुआ था, और उसी साल के अक्टूबर के महीने में एशियन गेम था, तो 6 महीने के दौर में 200 मीटर में 4 सेकंड टाइम मैंने कम किया। तो कोई भी अगर स्पोर्ट्स थोड़ा भी जानते हैं तो वो ये समझेंगे कि 6 महीने में 4 सेकंड से टाइम कम करना मतलब आपने कितनी मेहनत की होगी। तो आप बोल सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि हाँ किसी की वजह से हुआ या कैसे हुआ, लेकिन उसका रिजल्ट सबके सामने आ जाता है। जी बिल्कुल। मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगी कि देविका जी ने जैसा कि जिक्र किया कि बचपन में एक शर्मीली सी लड़की और कुछ दोस्त जो टीज़ करते थे तो उनसे परेशान सी जो बच्ची थी, वो आज फाउंडेशन चला रही हैं। उसके बाद आप पैरा कबड्डी एसोसिएशन की अध्यक्ष भी हैं। कब ये ख्याल आया कि हमें दूसरों के लिए कुछ करना है? जब मेरी मदर छोटी थी तब वो भी एक दिव्यांगता के दौर से गुजरी थी, और फिर जब मैं छोटी थी तो एज अ पेरेंट वो मेरी दिव्यांगता के दौर से गुजरी थी। तो उनका हर बार ये एक्सपीरियंस रहा था, जैसे पहले 70s में और फिर अर्ली 90s में, कि एक लड़की दिव्यांग हो गई है, अब आप इस पे समय खर्च कर रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, इससे अच्छा तो भगवान इनको अपने पास बुला ले। ऐसी बातें उन्होंने सुनी, और फिर जब वो छोटी थी तो उनकी मदर ने उनके लिए ये बातें सुनी। मेरी मदर को अभी 25 साल से ऊपर हो गए हैं व्हीलचेयर यूज़ करते हुए, तो इन 25 सालों में बहुत कुछ बदला है। लेकिन शुरुआती दिनों में कहीं पे भी एक्सेसिबिलिटी ना मिलना या लोगों को पता ना होना कि एक दिव्यांग इंसान
क्या क्या कैपेबिलिटी रखता है, आप स्पोर्ट्स कर सकते हैं, आप काम कर सकते हैं। बस ये समझ लेना कि हाँ अब ये दिव्यांग हो गए हैं या ये इस कुर्सी पे बैठ गए हैं तो एक कमरे के दायरे में इनकी ज़िंदगी होगी। गांव में हैं या जो फाइनेंशियली अंडर प्रिविलेज सोसाइटीज़ में हैं, वो किस तरीके से दिव्यांगता से जूझते होंगे और उनकी तरफ कैसी भावनाएं आती होंगी, उनकी लाइफ कैसी होती होगी। तो यही सब सोच के फिर हमने ये एनजीओ की स्थापना की कि अपने जैसे और लोगों को हम एक ज़रिया बन सकें कि वो कम से कम ये सपने देखने का दम रखें कि अब हम दिव्यांग हो गए हैं, ठीक है, ये हमारी ज़िंदगी का एक सच है, लेकिन इस हालात में अब आगे ज़िंदगी कैसे चलेगी और अच्छी कैसे चलेगी। इसी भावना के साथ 2014 में हमने शुरू किया और बढ़ते बढ़ते स्पोर्ट्स में कई लोगों को सहारा दिया, एजुकेशन में कई लोगों को मदद की है। तो कई बार हमने जैसे गांव में जाके लोगों के घरों में उनके लिए रैंप बनाए हैं, उनको ऐसी व्हीलचेयर्स दी हैं जो उनकी गांव में कैसी रोड है उसके हिसाब से उनके लिए सूटेबल हो। तो ये सब कई चीज़ें हम करते हैं। और कबड्डी का जैसे आपने मेंशन किया, तो हम लोग हरियाणा में जाके डिसेबिलिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते थे जहाँ पे लोगों को बताते थे कि क्या कागजात होते हैं, आपको एक UDID बनवानी होती है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाना होता है, इससे आपको गवर्नमेंट की पेंशन मिलती है। तो उस टाइम हमने देखा कि कबड्डी की तरफ काफ़ी रुझान था लोगों का, और कबड्डी एक ऐसा स्पोर्ट है जो ओलंपिक या पैरालंपिक में नहीं आता है, और दिव्यांग लोगों के लिए कबड्डी के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था जी। तो इसलिए ये गेम्स ऑर्गेनाइज किए, और अभी हाल ही में तीसरी बार ये नेशनल हुआ और इसमें 16 स्टेट्स की टीम थी। इंडियन पैरा कबड्डी एसोसिएशन की भी स्थापना हमने की है जी। और इस पूरी जर्नी में जो उपलब्धियां हैं, एक लंबी फहरिस्त उसकी है। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी द्वारा आप सम्मानित हुई हैं, साथ ही संयुक्त राष्ट्र से भी सम्मान मिला है, इसका जरूर जिक्र कीजिए। ऐसे कई हैं, जैसे नेशनल यूथ अवार्ड है, ब्रिटेन की महारानी थी, उन्होंने भी लंदन में बकिंगम पैलेस में बुला के सम्मानित किया। इन सब का कारण यही था कि एक युवा होते हुए आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जो सिर्फ अपने लिए नहीं है, दूसरे लोगों को भी समाज में आगे बढ़ाने के लिए आप कार्य कर रहे हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र की आपने बात की, तो कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज हैं उसका एक नेटवर्क हमने बनाया है, कॉमनवेल्थ चिल्ड्रन एंड यूथ डिसेबिलिटी नेटवर्क, जिसमें हम सिर्फ इंडिया के ही नहीं, ये जितनी भी 56 कंट्रीज हैं सबके जो दिव्यांग युवा पीढ़ी, उनके लिए हम काम करते हैं। तो जितनी भी पॉलिसी बनती है, जैसे यूथ एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहे हैं या हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, आप कोई भी बात करें तो उसमें दिव्यांग जनों की भागीदारी के भी बारे में सोचें। जो स्कीम बना रहे हैं उस टेबल पे क्या आप किसी दिव्यांग इंसान का नजरिया ले रहे हैं? क्योंकि जब तक एक विजुअली इम्पेयर्ड इंसान खुद आपको नहीं बताएगा या एक व्हीलचेयर यूजर खुद आपको नहीं बताएगा कि उनको क्या चाहिए जिससे उनकी जिंदगी और सुगम्य बन सकती है। ऐसे में अगर कोई जुड़ना चाहे आपकी संस्था से तो कैसे जुड़ सकते हैं? सोशल मीडिया के द्वारा या फिर हमारी वेबसाइट के द्वारा। व्हीलिंग हैप्पीनेस हमारी संस्था का नाम है। आप वॉलंटियर कर सकते हैं। आप अगली बार किसी दिव्यांग व्यक्ति को अगर देखें तो आप ये ना सोचें कि ये किसी भी तरीके से कम है, या अगर आप मदद भी करना चाहें पूछ सकते हैं कि क्या आपको किसी प्रकार की मदद की ज़रूरत है। हम अपनी भाषा में अगर बदलाव लाएं, रिस्पेक्ट और सम्मान की फीलिंग आती है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम सब निजी स्तर पे कर सकते हैं। अब ये बताइए कि भविष्य के लिए क्या योजनाएं हैं आपकी? भविष्य के लिए यही मेरी कोशिश है कि जिस विजन से हम लोग काम कर रहे हैं कि एक दिव्यांग इंसान को इंक्लूजन देने के लिए या कोई भी अपॉर्चुनिटी देने के लिए अभी जो हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं एक्स्ट्रा, तो वो जब एक समान भावना आ जाएगी दिव्यांग लोगों के लिए और उन्हें एक अलग नज़रिए से नहीं देखा जाएगा, तो वो जो एक समान दृष्टिकोण है वहाँ तक लेकर आना है, और उसी के लिए हम लोग अग्रसर हैं। हमेशा यही इंटेंशन रहा है कि एक दिव्यांग इंसान को प्रबल बना पाऊं, आगे बढ़ने में हम उनकी मदद करते रहें। जी, आप जो करना चाहती हैं जीवन में वो तो आप अचीव करेंगे ही, हम ये समझ सकते हैं आपको देखकर। देविका जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आई, को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो इसी के साथ हमारे अतिथि कार्यक्रम से मैं नीलम मलकानिया, कार्यक्रम प्रोड्यूसर प्रभा कुमार के साथ अब आपसे लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।